पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने बजट को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे दूरदर्शी, संतुलित और कृषि कल्याण पर केंद्रित बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि गांव, गरीब और किसानों के सशक्तिकरण का रोड मैप है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बजट को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने बताया कि कृषि खरीदी के लिए पहले 33,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, जिसे इस बार बढ़ाया गया है। संबल योजना को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने योजना बंद कर दी थी, जिससे हितग्राहियों को नुकसान हुआ। इस बार संबल योजना के लिए 950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जबकि मजदूरों के बीमा के लिए 262 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मेरा श्रम मंत्रालय है, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है संबल, क्योंकि इसके बीच का गैप बहुत रहा है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो संबल को बंद कर दिया गया था, लेकिन जो लाभार्थी थे उनको इन बातों की जानकारी नहीं थी, तो वो लगातार बैकलॉग बना हुआ था। पिछली बार जो मुझे बजट मिला था उससे ज़्यादा भी प्रावधान हमको 600 करोड़ सरकार ने दिए थे मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, फिर भी वो बैकलॉग खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि वो 1.5 साल का बैकलॉग था। इस बार भी उन्होंने 950 करोड़ का प्रावधान संबल के लिए किया है, और जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना चलती है मजदूरों के बीच में, उसके लिए 262 करोड़ का प्रावधान है। हमारे पास सेस से जो पैसा आता है, कल ही मैंने 2 हमारे मंडलों की समीक्षा की थी, तो हमें जो डायरेक्ट सेस का पैसा जो हमारे पास आता है सड़क निर्माण मजदूरों के लिए, वो लगभग 900 करोड़ है, और हमारे पास 3400 करोड़ रुपया एफडी में, उसका ब्याज लगभग 118 करोड़ के आसपास आता है। तो जो श्रमिक तो श्रमिक क्षेत्र में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन हम सब नई योजनाओं पर विचार कर रहे हैं कि जैसे श्रमोदय विद्यालय हमारे चलते हैं, क्योंकि वो सीबीएसई है, तो उनको मध्य प्रदेश बोर्ड में जो सुविधाएं मिलती हैं वो उनको अप्राप्त है। स्कूटर है, कंप्यूटर है। इस वर्ष से हम उसको मुख्यमंत्री से लॉन्च कराकर उनको अलग से, जितने भी हमारे श्रमोदय विद्यालय है या सीबीएसई के किसी भी स्कूल में पढ़ने वाला कोई श्रमिक का बेटा बेटी है, तो उसकी स्कूटी और कंप्यूटर की सुविधा हम उनको देंगे, जैसे बाकी मेधावी छात्रों को मिलती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विभाग के पास 3400 करोड़ रुपए एफडी में है और पैसे की कोई कमी नहीं है। विभाग स्कूलों में जो सुविधाएं अपर्याप्त हैं, उन्हें सुधारने के लिए भी बजट में प्रबंधन किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें सड़क, पुल या निर्माण शामिल है। अलग अलग मदों में राशि निर्धारित कर बेहतर प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए स्थूल वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार 4115 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य वित्त आयोग के तहत मूलभूत सुविधाओं के लिए 3736 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की गौण खनिज राजस्व से पंचायतों को 934 करोड़ रुपए का अंतरण होगा। ग्राम पंचायत सचिवी व्यवस्था के लिए 518 करोड़, पंचायत पदाधिकारियों मानदेय और सुविधाओं के लिए 265 करोड़ और पंचायती राज अमले की स्थापना के लिए 249 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो धन की कमी नहीं है, लेकिन हमें जैसे आईटीआई है, श्रमोदय आईटीआई, उसमें प्लेसमेंट 100% हुआ, लेकिन बाकी आईटीआई में जो जाते हैं बच्चे ट्रेनिंग के लिए, उनको भी हम वो ट्रेड की सुविधा दे पाए, इस पर भी काम करने का विचार है। ग्रामीण विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें मुझे लगती हैं कि पहले और दूसरे चरण में जो प्रधानमंत्री सड़कें बनी हैं, उसमें बहुत सारी जगह पर 12 मासी पुल पुलिया नहीं थे, जो
रपटे थे या बाकी चीज़ें थी, उन सबको बारहमासी करने का प्रावधान भारत सरकार ने पहले से रखा था। लेकिन यहाँ जिस भी कारण से वो चूक हुई हो, लेकिन जब मैं मंत्री बना था तभी मैंने कहा था कि ये रोड कैसे बच गए, क्योंकि तीसरे चरण के बाद तो जो भी पुल पुलिया बनी है वो जितना भी डूब क्षेत्र रहा है या बाढ़ का जो FL लाइन रहती है उससे 3 फीट ऊपर बनाने का ही प्रावधान भारत सरकार ने कर रखा है। स्टेट हाईवे है तो 3 मीटर ऊपर बनाना पड़ेगा, यानी जितनी भी बाढ़ की FL लाइन है मैक्सिमम उससे ऊपर ही आपको कलवर्ट बनाना पड़ेगा, ये भारत सरकार ने तय कर रखा है। तो जब मैंने वो देखे तो वो संख्या बहुत ज़्यादा आई, वो 1600 से ज़्यादा संख्या थी। तो बाद में जो बारहमासी पुल की परिभाषा में नहीं आते, परिभाषा भी उसकी बदल गई है। एक बार मैंने आपको बताया होगा कि पहले 15 दिन भी बंद होता था तब भी उसको बारहमासी मानते थे, अब वो घटकर 48 घंटे पर आ गया है। यदि उन 4 महीनों में 48 घंटे 3 दिन भी बंद होता है तो वो उसको बारहमासी नहीं मानेंगे, हमको उसकी व्यवस्था बनानी चाहिए। ग्राम स्वराज अभियान के लिए 207 करोड़, जनपद पंचायतों को 160 करोड़ और जिला पंचायतों को 80 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना के लिए 104 करोड़ और आकस्मिक पेयजल आपूर्ति के लिए 55 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। बुनियादी ढांचा और आवास के क्षेत्र में बड़े प्रावधान हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन के लिए 10,428 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए 1,285 करोड़ रुपए रखे गए हैं। क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए 900 करोड़ और मुख्यमंत्री मजरा टोला सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सड़क और अवसंरचना योजना के लिए 800 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इन हेड्स को अलग अलग करके अपनी व्यवस्था दी है। एक नई जो मनरेगा के बाद जीराम जी का प्रावधान है जिसको लेकर तमाम चीज़ें चलती रही हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि 10,428 करोड़ उसके लिए प्रावधान किया गया है। और मैं मानता हूं कि पिछली बार हमारे पास में मनरेगा का पैसा 5,012 करोड़ था, पर वो जो क्योंकि वो बजट नहीं होता, जितनी मजदूरी हम मांगते हैं उतना वो देते थे, लेकिन इस बार जो सरकार ने तय किया कि हमको भी अपने अंशदान देना है तो इसमें भी पैसे की मात्रा बढ़ेगी। लेकिन हमारे जो हेड्स हैं स्टाम्प ड्यूटी के या बाकी चीज़ों के वो इससे क्लब होंगे, लेकिन ये पैसा फिर भी पर्याप्त पैसा है। प्रधानमंत्री आवास, हम इस वर्ष सबसे ज़्यादा हमारे निर्माण चल रहे हैं 11,66,000, अगले साल भी 7.25 लाख होंगे और हमारी आवास प्लस की सूची खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका जो फ्लो चलता है तो इस बार हमने 6 लाख पूरे किए हैं, 4 लाख मार्च 26 तक पूरे होंगे, लेकिन बचे हुए जो 7.25 लाख की मैं बात कर रहा हूँ उनका सैंक्शन हमने अभी से शुरू किया है। तो अगर आपको स्मरण हो कि जब सप्लीमेंट्री बजट बीच में ग्रांट आई थी तो उसमें 4200 करोड़ हमको प्रधानमंत्री आवास के लिए लेने पड़े थे, क्योंकि हमको 40% पैसा उसमें देना था। तो इसलिए इस बार भी हमें 6,850 करोड़ का प्रावधान प्रधानमंत्री आवास योजना में है। तो ये हमारे लिए समस्या नहीं है कि 40% पैसा कहाँ से आएगा, ये गारंटी हो गई और बैकलॉग भी अब नहीं है, ये हमारे लिए खुशी की बात है। प्रधानमंत्री सड़क में जो रोड्स हमको बनाने हैं उसके लिए हमारे पास 2,000 करोड़ है। अब चौथे चरण के प्रधानमंत्री सड़कों का कनेक्टिविटी का काम शुरू हुआ है, जो 500 की आबादी तक है गांव, तो उनके लिए ये पैसा हमारे लिए पर्याप्त है। और चूँकि अब हमारे पास दूसरे काम नहीं बचे, जो काम बचे हैं वो रिपेयरिंग के बचे हैं। दूसरा है कि जो नवीनीकरण और उन्नयन है इसके लिए हमारे पास 1,285 करोड़ जो रख रखाव रहता है, 5 साल पूरे हो गए किसी सड़क के, तो उसके मेंटेनेंस का पैसा वो हमारे पास 1,285 करोड़ इस बजट में आया है। जनमन योजना में हमने देश में नंबर 1 का काम किया और जो मकान हमने बनाए हैं वो देश में उसके आसपास भी कोई दूसरा राज्य नहीं है और हम अब सैचुरेशन पर है। इस साल हमको वो पूरा करना है। वो पूरा करने के लिए जो पैसा हमको चाहिए वो कंप्लीट 900 करोड़ हमको इस बजट में आवास योजना के लिए दिया गया है, प्रधानमंत्री जनमन योजना। पोषण और सामाजिक कल्याण के लिए प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण के लिए 1,100 करोड़, यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के लिए 700 करोड़ और रसोइयों के मानदेय भुगतान के लिए 640 करोड़ रुपए का प्रावधान है। रेडी टू ईट टेक होम राशन
किचन कम स्टोर निर्माण सामग्री परिवहन के लिए भी अलग अलग राशि निर्धारित की गई है। आजीविका और कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 277 करोड़, मुख्यमंत्री आवास मिशन के लिए 330 करोड़ और दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के लिए 135 करोड़, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए 63 करोड़ रुपए रखे गए हैं। महिला स्व सहायता समूहों को अतिरिक्त ब्याज भुगतान योजना के लिए 60 करोड़ रुपए का प्रावधान भी है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़, ग्रामीण यांत्रिक सेवा के लिए 243 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि ये बजट विकास और प्रगति का बजट है। कर्मचारियों के वेतन के लिए अलग हेड की व्यवस्था की गई है, जिससे समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके। उन्होंने भरोसा जताया कि बजट गांवों के समग्र विकास को नई गति भी प्रदान करेगा। नहीं, जी राम जी में कहा ही गया है, उसकी एक लाइन लोगों ने क्या है बड़ा प्रारंभिक रूप से देखा है। उसमें एक लाइन बड़ी महत्वपूर्ण लिखी है कि जिसके पास स्किल है उसको जी राम जी में काम क्यों करना चाहिए, उसको तो अपना स्वतः से रोजगार करना चाहिए। जो जिसके पास स्किल नहीं है वो मजदूरी करेगा। अभी तो आप अलग ही नहीं कर पाते हो। अगर किसी के पास में हुनर है तो वो भी मजदूरी में नाम लिखाए हुए। अगर आपके पास हुनर है तो आप अपना का काम करो, बाकी जिसके पास नहीं है वो यहाँ पर आके काम करे। दूसरा, पहले अनिवार्य था कि साहब मजदूरी में ये काम नहीं होंगे, पूरी तरह से बदल गया है। अब असेट ही बनेंगे और मजदूर चाहे उसके पास आई कार्ड कोई भी हो, लेकिन उसको थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, तभी उसका पेमेंट मिलेगा। 15 दिन में 100 मोटो उसके पास पेमेंट हो जाएगा। नहीं देंगे और वो काम नहीं देंगे तो उसको भत्ता देना पड़ेगा। तो दोनों चीजों को साथ साथ रखे, लेकिन काम की जियो टैग करना पड़ेगा काम को भी। उसके अलावा पोर्टल में आपको पूरा काम डालना पड़ेगा। तो ये जो मैंने पिछले वर्ष प्रतिबंध लगाया था मनरेगा पर कि वृक्षारोपण नहीं होगा, या तो आप हमको उसका वो दो कि भाई कितना लगाया कितना बचा है, तो मैंने उसको प्रतिबंध लगाया था। कड़ाई मैंने तभी की थी कि भाई आप ऐसे कैसे कर सकते हो, उन्होंने खेत सड़क है सुदूर सड़क है। तो मैंने कहा एक बार मैं जांच नहीं कराऊंगा, लेकिन ये तो बताओ कि इस सड़क पे कितनी बार काम हो गया। अगर एक पंचायत में 8 ग्राम खेत सड़क है तो 9 तो नहीं हो सकती ना। तो 8 में कितनी बार काम हो गया और 3 बार में आप उसको गिनती क्यों नहीं कर पाए। आप पैसा लो वन टाइम, लेकिन उसको काम करो। तो जैसे अभी मैंने पहले से गाइडलाइन बनाई थी जी राम जी के पहले ही कि जो पैसा हमारे पास आएगा, हम प्रधानमंत्री सड़क की जो ड्वेल कनेक्टिविटी भारत सरकार नहीं करती, स्टेट हाईवे से एक रोड जाता है इस गांव तक, यानी सिंगल कनेक्टिविटी करती है भारत सरकार। आगे चल के एक गांव का ये भी गया, बीच में जो गैप है ये भरने के लिए भारत सरकार पैसा नहीं देती है। तो मैंने कहा इसको पहले करो। सलाह दी है हमने, एडवाइस दी है कि आप इस पैसे का उपयोग ऐसे कर लो। कुछ लोग इसी की राजनीति की खा रहे थे। मैं बुंदेलखंड में सांसद रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि ये भाषा अच्छी नहीं है। हम ये कहकर अपने लोगों का ही अपमान कर रहे हैं। जो लोग जाते हैं वो दिल्ली में जिन बातों के लिए काम करने के लिए जाते हैं, उनकी तासीर को समझना पड़ेगा। वो कोई ऐसे लोग नहीं है कि जिनकी जमीन जायदाद नहीं है। ये बड़ा गलतफहमी है। मतलब मैं खुद 10 साल वहाँ सांसद रहा हूँ और उसके बाद कभी हमने नहीं कहा, एक बार भी नहीं सुना होगा आपने कि हमारे पास पानी की कमी है, हम तो बिल्कुल भिखारी है। इतना रिच मतलब ठीक ठाक जगह है बुंदेलखंड, उसकी ऐसी गत नहीं करनी चाहिए कि कुछ लोग बैठे बैठे यही गाना गाते रहते हैं। नहीं, पिछले बार भी था। उन्हें गौशालाओं के बनने के कारण ही प्रदेश का रेशो मनरेगा में खराब हुआ। वो सब मनरेगा के पैसे से बनी थी और उसी का परिणाम था कि भारत सरकार ने बड़ी कड़ी आपत्ति मध्य प्रदेश सरकार से की थी। और उस कारण से जो गौशालाएं थी, जब मैंने कार्यभार लिया था तो 1200 कुछ ऐसी गौशालाएं थी जो खाली पड़ी थी, जिनका कोई धनी दोरी नहीं था। बन गई थी लेकिन उसको कोई रखने के लिए तैयार नहीं था। तो निर्णय बदला और निर्णय लिया गया कि हम समितियां हों तो हम उनको देंगे, समूह होंगे तो उनको देंगे, अगर कोई व्यक्ति भी चलाना चाहे तो हम देने के लिए तैयार हैं। तब भी आज की तारीख में 400 के आसपास गौशाला है जिनको अभी किसी ने लिया नहीं है। इस प्रयास के कारण लगभग ये 800 तो हो गई, लेकिन अभी भी 400 के आसपास बची हुई है। और हमने तय किया कि कोई गौशाला चलाने वाला कोई भी हमसे लेगा, जबकि असेट तो सरकार का है, खत्म हो जाए इससे अच्छा का उसका कोई यूटिलाइजेशन हो जाए। भोपाल के पास 2 नए लड़कों ने ली जो स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे थे,
मैंने उनको खुशी के साथ दी। मैंने कहा कि आप ले लीजिए। तो अगर कोई उसको चलाना चाहता है, कोई उपयोग करना चाहता है, तो वो रखे रखे गिर जाए, क्योंकि कहीं पानी नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। तो बिजली ना भी हो तो चलेगा, लेकिन सड़क और पानी नहीं है तो गौशाला नहीं चल सकती, ये कठिनाई तो है। तो वो साइट सिलेक्शन ठीक नहीं था, और मनरेगा को उसने बहुत नुकसान किया। मनरेगा के फंड को उस कारण से बहुत तकलीफ हुई। ये संख्या बढ़ेगी, ये अभी तक जो हमारे पास आंकड़ा आया है वो है, लेकिन ये इससे आगे जाएगी, क्योंकि जो सैटेलाइट सर्वे से हुआ है और फिजिकल जो डेटा आएगा वो डेटा इससे आगे भी जा सकता है। और इसमें पैसा लगना है काफी बड़ा, और इसलिए इनको कहा कि ये चरणबद्ध तरीके से हम इसको 3 साल में पूरा करेंगे। इसलिए इस बार उन्होंने मुख्यमंत्री मजरा टोला के लिए हमको 800 करोड़ रुपया दिया है, ताकि हम उसका काम स्टार्ट कर सकें। रसोइयों का बहुत विवाद रहा है कि उनको पैसा कहाँ से होगा, इसके लिए अलग से हेड खोला गया है 640 करोड़, ताकि वो रसोइयों का संकट, नहीं तो कहीं मनरेगा से पैसा देते थे, कहीं सरपंच करता था। मतलब ये एक आप लोगों के लिए भी बड़ी अजीब खूब चपता था ये। तो ये अलग से हेड बनाया है, इसके लिए मैं वित्त मंत्री जी का आभारी हूँ। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति किचन कम स्टोर रूम का निर्माण कई जगह पर, अब अधिकांश तो हो गए हैं, लेकिन कहीं रह गए हैं, तो उसके लिए भी 76 करोड़ का प्रावधान है कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करना है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण सामग्री परिवहन का भी अलग से प्रावधान नहीं था, इस बार अलग से प्रावधान किया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके लिए भी 577 करोड़ है। ये हमारी लखपति दीदी वाला कार्यक्रम है, जिसको भारत सरकार भी प्राथमिकता देती है, मध्य प्रदेश सरकार भी प्राथमिकता देती है। मुख्यमंत्री आवास मिशन, ये पहले भी चलता था, SC ST या बाकी को छोड़कर जो इस कैटेगरी में नहीं आते थे मुख्यमंत्री, अब लेकिन वो जरूरतमंद होते थे किसी कैटेगरी में नहीं होने के बावजूद भी, तो ऐसे लोगों के लिए ये फिर से बहुत दिनों बाद इसको फिर से प्रावधान किया है 330 करोड़ का। हमारा जो ट्रेनिंग कौशल का ट्रेनिंग चलता है उसके लिए 135 करोड़। रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उसके लिए 63 करोड़। स्व सहायता समूह तो वो अतिरिक्त ब्याज योजना, ये 2018 से की योजना है, इसमें 60 करोड़ रुपया इसके लिए भी है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना, पिछली बार इसका अलॉटमेंट था, लेकिन ये दुविधा थी कि भाई हम इसको कैसे पूरा करेंगे। जैसे मुख्यमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना होती है, तो उसमें तो हम सेचुरेशन पर जाते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने इसमें कहा कि हम बाकी चीज़ों को भी, रोजगार या वहाँ के गौवंश है उसको लेकर कोई रोजगार की तरफ आगे बढ़े। तो पहली बार इसमें 104 करोड़ का प्रावधान हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटर सेट मिशन के लिए 300 करोड़। RES ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के लिए 241 करोड़। लगता है कि ये ऐसे प्रावधान है जिस पर रोजगार भी पैदा होता है और बाकी चीजें भी होती हैं। हमारी एक सचिवी व्यवस्था है, अभी तक हमारे जो ग्राम सचिव थे उनका कोई हेड नहीं था, पहली बार वो हेड खुला है कि उसके लिए अब उनका वेतन जाएगा। हमें कोई अलग से इंतजार नहीं करना है कि केंद्र ने पैसा दिया या नहीं दिया। तो ये एक नया हेड था जिसको मेरा जरूरी था कि किसी भी कीमत पर कर्मचारी का वेतन समय पर मिलना चाहिए, हम कहीं से भी लाके किसी पूल में डालें, इसलिए एक सेपरेट हेड होना चाहिए। तो इस बजट प्रावधान में वो भी एक हेड को सचिव व्यवस्था, ग्रामीण सचिव व्यवस्था के लिए अलग से प्रावधान किया है, वो आपको इस कागज में भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि मैं इस बजट को संतुलित बजट मानता हूँ। किसान कल्याण के लिए जो घोषित वर्ष है, और सच है कि मध्य प्रदेश कृषि आधारित अपने उत्पादन के लिए ही देश में नंबर अव्वल है, और इसलिए हम किसान के लिए जितनी भी योजनाएं देते हैं, चाहे भावांतर दें, चाहे अन्य योजनाएं उनको दें, हम चाहे मुआवजे की राशि देते हो, हम चाहते हैं कि हमारा किसान मजबूत होता रहे। जो नेक्स्ट प्रक्रिया है वो प्रोसेसिंग की है, कि हम प्रोसेसिंग करके अपने उन उद्योगों को आगे बढ़ाएं। इसलिए पिछला वर्ष उद्योग वर्ष था, इस बार किसानों का वर्ष है, और मैं मानता हूं कि बजट उसी रास्ते पर है। और ये जो रोड मैप है, ये रोड मैप माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विजन से मेल खाता है कि जिस गति से भारत की अर्थव्यवस्था तेज गति से बढ़ रही है,
प्रदेश की अर्थव्यवस्था भी उसी तेज गति के साथ बढ़नी चाहिए। इसलिए हमारा जो स्पान है हमारी अर्थव्यवस्था का, वो 18 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ये हमारे लिए गर्व की बात है और अगला वर्ष हम निश्चित चाहेंगे कि वो उससे ऊपर जाए। और इसलिए मैं फिर से वित्त मंत्री जी का और मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ। उन्हें ग्रामीण विकास, पंचायत और श्रम विभाग को इतनी पर्याप्त राशि दी है, हम और भी बेहतर काम कर पाएंगे। जो कई जगह पर क्राइसिस आती है अचानक, उसके लिए उन्होंने 55 करोड़ रुपया अलग से रखा है। और जो क्षतिग्रस्त पुल पुलिया है उनके लिए 900 करोड़ का प्रावधान इसमें ऑलरेडी है। प्रधानमंत्री पोषण शक्ति, इसके लिए 1100 करोड़ है। लेकिन एक नई योजना लॉन्च हुई है जिसमें यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना उसका नाम दिया है कि टेट्रा पैक दूध उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि ये बहुत सारी कंट्रोवर्सी इसमें रही है। तो मैं हमेशा से माना मील बदलना चाहिए ताकि आइटम कम हो। आइटम इतने ऐसे हैं कि उसमें सदैव क्वेश्चन मार्क रहता है। अभी भी मैं इसी बात को मानता हूं कि अगर ये योजना सफल होती है ट्रायल बेस, तो हमें कोई प्रधानमंत्री पोषण शक्ति में भी मील के आइटम कम करने चाहिए और हमें आगे बढ़ने चाहिए। इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। नहीं, श्रम में तो हमारे पास इतना पैसा है कि हम खर्च ही नहीं कर पा रहे। मगर दिक्कत है, कल हमने जब बैठक की थी इसमें, तो मैं तो आपसे खुले तौर पे कह रहा हूँ कि आप लोगों को भी कोई सुझाव हो तो देना चाहिए। अल्टीमेट कोई अपनी मजदूरी छोड़कर अपग्रेडेशन की ट्रेनिंग करने के लिए तैयार नहीं है। हम उनको किट दें या वेतन के बराबर उनको कोई स्टाइफंड दें तो संभव होगा। दूसरा, ट्रेनिंग हम चाहते हैं उसके बच्चे करें ताकि वो मजदूरी के अलावा बाकी दूसरे काम करें। लेकिन बच्चों की बजाय कुछ जगह पर बच्चियां तो आई, महिलाएं सिलाई केंद्रों में गई हैं। हमारे 27 सेंटर हैं जहां पर महिलाओं के लिए, खास करके मजदूरों की जो परिवारजन है उनके सिलाई कढ़ाई के वो केंद्र हैं 27, जिसमें 17 में महिला ट्रेनर भी है और बाकी लोग भी हैं। तो लेकिन बाकी ट्रेनिंग के लिए लोग नहीं आते। रजिस्ट्रेशन कराया 217 लोगों ने और आए 10 लोग। तो वो चैलेंज, चुनौती हमारे सामने है। तो कल बोर्ड की मीटिंग में मैंने मेंबर से भी कहा है कि आप अपन पर जल्दी बैठेंगे, 3 महीने का इंतजार ना करें, 1 महीने बाद कोई भी विकल्प लेकर आइए। अगर हमें स्टाइफंड देना है उनको तो स्टाइफंड दें, लेकिन अपग्रेडेशन की चीजें शुरू हों। नहीं तो ये बातें चर्चा में चल रही हैं, बाकी जमीन पर ऐसा है नहीं। मतलब ये सच्चाई है। तो मगर आप ऐसे कैसे आंकड़े दे सकते हो? तो नहीं, वो राजनीतिक तरीका है। मैं उस बात से सहमत इसलिए नहीं हूँ कि शिवपुर में गया हूँ। हम पड़ोस की जब भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे, आप, मैं शिवपुर तो आदिवासी जिला कहते हैं कि आदिवासी, आप बालाघाट का देख लीजिए। बालाघाट का व्यक्ति आपको नागपुर में मिलेगा हजारों की संख्या में, पढ़ा लिखा भी और बगैर पढ़ा लिखा भी। तो जब वो माइग्रेशन उनकी मर्जी से हो रहा है, उनको लगता है यहाँ हमको कम पैसा मिलेगा, वहाँ हमको 3 गुना पैसा मिलेगा, तो वो जो जाते हैं, आप इसको माइग्रेशन नहीं कह सकते। हाँ, अगर उनको वहाँ काम नहीं मिला, जिस करहल ब्लॉक की वो बात कर रहे थे, तो मैंने आंकड़ा बताया कि सबसे ज्यादा करहल में हुआ है। 99 करोड़ रुपया खाली एक ब्लॉक को मिला है उसमें, कि 99 करोड़ में जितना काम निकल सकता है, उसके बाद भी कोई काम करने नहीं तैयार है तो कैसे करे।